तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी माइंड टीवी में। आज हम रेलवे का ग्रुप डी का सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर 3 लेके आए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 दिए गए हैं। ये आपका छोटा सा प्रैक्टिस सेट है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करो दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा CO2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे सूखी बर्फ या ठोस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ही कौन सा अम्ल बनाती है। हमें यहाँ अम्ल बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कौन सा अम्ल बनता है। ऑप्शन ए CH3COOH, ये आपका होता है एसिटिक अम्ल। H2CO3 और H2CO3। ऑप्शन सी दिया है हमारा COOH का होल्टाइज 2। ऑप्शन डी दिया है H2O2 + CO2। अब इसमें से हमें बताना है कि कार्बन डाई घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। हमें ये बताना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को घुलकर हम लोग कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं दोस्तों। कार्बोनिक अम्ल का मतलब हो गया H2CO3। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट है। अब ये बनाता कैसे है दोस्तों? जब H2O यानी कि जल को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाते हैं तो ये रिवर्स मिलकर क्या बनाता है? H2CO3 बनाता है। यह कार्बनिक अम्ल जल की अम्लीयता को क्या करता है? ये जल की अम्लीयता को बढ़ा देता है। ये जल की अम्लीयता को क्या करता है दोस्तों? बढ़ा देता है। और इसके अम्लीयता को बढ़ाता है और आपका कार्बोनेट ड्रिंक्स में यह अम्ल मिलाया जाता है। तुम्हारा एसिटिक अम्ल कहते हैं इसे, ठीक है। CH3COOH को ये तुम्हारा एसिटिक अम्ल हुआ। 6% इसमें एसिटिक अम्ल होता है विलयन में, जलीय विलयन होता है, उसमें 6% एसिटिक अम्ल होता है और सिरका होता है कहलाता है वो, ठीक है। 6% एसिटिक अम्ल होता है जिसे हम सिरका बोलते हैं CH3COOH में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, हमें दे रखा है कि थर्मोकोल किससे बनाया जाता है। हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर हम पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे। इसके ऑप्शन दिए हमें, ए पॉलीथीन, ऑप्शन बी पॉलीस्टेरीन और हमारा ऑप्शन सी है पर्सपेक्स। ऑप्शन डी दिया है टेफ्लॉन। अब इसमें से थर्मोकोल किससे बनाया जाता है दोस्तों? अब थर्मोकोल की बात करते हैं। इसमें पॉलीस्टाइरीन का यूज करते हम, इसकी मदद से बनाते हैं। इसका IUPAC नाम होता है, इसका IUPAC नाम होता है इसका दोस्तों 1 फेनिफ। जगह थोड़ी कम पड़ रही है यहाँ पे, इसका नाम यहाँ देख लो 1 पेनी एथेन होता है इसका नाम। अब हम बात करते हैं, और यह है स्टेरीन। यहाँ C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 का बहुलक होता है। ये थर्मोप्लास्टिक है। यह एक हमारा क्या कहलाता है? ये एक थर्मोप्लास्टिक हो जाता है, ठीक है। ये पॉलीस्टाइरीन की मदद से बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 3, WBC को सत्त कोशिका यानी ट्रू सेल्स सत्त कोशिका कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है हमें केंद्रक की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी दिया है हमें भक्षक होने के कारण, ऑप्शन सी दिया है हमें बहुरूपता के कारण, ऑप्शन डी दिया है हमें बहुरूपता के उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से हमें बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि WBC में क्या सत्य, WBC में तुम्हारा सेल्स नहीं होते हैं, ट्रू सेल्स, इसमें सेल्स की उपस्थिति नहीं होती है। हम कह सकते हैं इसमें केंद्रक की उपस्थिति के कारण होता है ये सब कि सत्त कोशिकाएं कहते हैं। केंद्रक की उपस्थिति के कारण ही इसे सत्त कोशिकाएं कहते हैं। इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा। WBC का फुल फॉर्म बात की जाए वाइट ब्लड सेल्स होता है, हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को ये बढ़ा देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्तनधारियों की RBC में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए दिया है सजीव भार का 40%, सजीव भार का 34%, सजीव भार का 90%, ऑप्शन डी है सजीव भार का 50%। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत रहता है स्तनधारियों में, 34% रहता है, क्योंकि लाल रक्त का लाल दिखना हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य भी करता है, यानी कि लाल दिखना भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है और ऑक्सीजन को ले जाने और लाने का काम भी हीमोग्लोबिन ही करता है। ऑक्सीजन को हम लोग O2 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 में देखते हैं हम लोग, दो प्रतिरोधकों 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला या सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। हमें ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में हमें दिया है 5 वोल्ट, बी ऑप्शन में दिया है हमें 10 वोल्ट और सी ऑप्शन में हमें दिया है 20 वोल्ट और डी में हमें दिया है 15 वोल्ट। इसमें से बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। ये न्यूमेरिकल है। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, एक हमारी होती है समांतर श्रेणी, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर श्रेणी में होता है सिस्टम। तो समांतर श्रेणी के लिए तो हम यहाँ पे R = R हमारा कुल प्रतिरोध होता है और R1 प्रतिरोध होता है, R2 दूसरा प्रतिरोध होता है। तो हम यहाँ R1 = मानेंगे कितना, R बराबर हम यूज करेंगे R1 + R2 का, और यहाँ 10 और 20 मिलके हमारा 10 ओम + 20 हमारा 30 ओम हो गया। 30 ओम यानी कुल प्रतिरोध हमारा हो गया 30 ओम। तो यहाँ से हमारी धारा हो जाएगी I बराबर V/R। V बराबर I/R इसमें रख देंगे तो हमारी ये दिए 30/30। यहाँ से हमारी 1 एम्पियर धारा का यूनिट होता है दोस्तों, वो एम्पियर होता है, 1 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ से हमें निकालना प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात करना है। अब वोल्टेज की बात करते हैं। हमारी एम्पियर आ गई है 1 एम्पियर। विभव निकालना, यहाँ से हमें विभव पूछा गया है, तो V बराबर हमारा होता है, V बराबर IR होता है दोस्तों। यहाँ हम रख देंगे, हमारी धारा निकल के आई है 1 एम्पियर और कुल हमने निकाला है, कितना दिया हमें 10 ओम हो जाती है। प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए, कितना 10 ओम।
यहाँ 10 हो जाएगा, 10 बन जा 10, ये हमारा 10 वोल्ट निकल के आ गया क्या, विभव। विभव हमारा कितना आ गया दोस्तों, विभव हमारा आ गया 10 वोल्ट। इसीलिए हमारा इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ श्रेणी क्रम में विभव भिन्न भिन्न धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान कैसा रहता है दोस्तों, समान रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन क्या है, पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। सहलग्नता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं। अब इसमें हमें ऑप्शन ए दिया है मॉर्गन और कैसल, ऑप्शन बी हमें दिया है वीडल और टैटम, ऑप्शन सी हमें दिया है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन डी गिवन है वैटसन और पुनेट। अब अगर हम लोग इन 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, क्योंकि मॉर्गन और कैसल्स, क्योंकि सहलग्नता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक तुम्हारे मॉर्गन और कैसल थे। सेक्स क्रोमोसोम, इन्होंने सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, ठीक है, इनकी जिसमें महिलाओं में एक्स होते हैं और पुरुषों में हमारे एक्स वाई क्रोमोसोम्स, पुरुषों में पाए जाने वाले लिंक क्रोमोसोम्स होते हैं, महिलाओं में एक्स होते हैं और पुरुषों में एक्स वाई होते हैं। वीडल एवं टेटम ने 1 जीन्स और 1 एंजाइम्स हाइपोथेसिस दिया था दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा वीडल और मॉर्गन और कैसल। वीडल और टेटम ने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने 1 जीन और 1 एंजाइम हाइपोथेसिस का यहाँ खोज की थी, यानी 1 जीन्स का, ठीक है। और ऑप्शन इसका आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 कि K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। अब मोलर द्रव्यमान हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। ऑप्शन ए हमें दिया है 164 ग्राम प्रति मोल, ऑप्शन बी 194 ग्राम प्रति मोल, ऑप्शन सी 174 ग्राम प्रति मील या 202 ग्राम प्रति मोल। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 174 ग्राम प्रति मोल। K2SO4 की मोलर सांद्रता पूछी गई है हमें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं K2 यानी कि 39 × 2 प्लस इनका द्रव्यमान की बात करते हैं K2SO4 का, फिर हमारा सल्फर यानी यह हो जाएगा हमारा 32 प्लस का 16 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4, ऐड करेंगे, टोटल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 174 ग्राम प्रति मोल। ये आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि पाचन तंत्र में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की उत्तेजन ब्रैकेट में शोथ या प्रदाह का रोग कहलाता है। हमें ऑप्शन ए दिया है अमीबिया पेचिस, ऑप्शन बी दिया है अपेंडिसाइटिस और ऑप्शन हमें सी दिया है आंतीय कैंसर, ऑप्शन डी दिया है अपेंडिक्टोमी, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा होगा कि पाचन तंत्र वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की उत्तेजना का कौन सा रोग होता है, ये होता है हमारा ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस। पाचन तंत्र में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की उत्तेजन, यानी उत्तेजन या हम शोथ या प्रदाह कहते हैं, जैसे
इसका रोग अपेंडिसाइट्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह अंगुली के समान, इसकी अंगुली के समान संरचना होती है, अंगुली के समान संरचना होती है, जो बड़ी आंत को कैडकम से जोड़ा रहता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं, ये इसकी आकृति कुछ इस टाइप में होती है, इस टाइप में होती है दोस्तों, इस टाइप में होती है, ये इस प्रकार से कुछ जोड़ा रहता है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए दिया हमें 0.5 ppm और ऑप्शन बी दिया है 0.1 ppm, ऑप्शन सी दिया है हमें 0.01 ppm, ऑप्शन डी दिया है 0.01 ppm। अब इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 0.001। ओजोन की मात्रा स्वच्छ वायु की पूछ रहा है तो होगी 0.001 ppm। ओजोन की बात करते हैं, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा ppm की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पार्टिकुलेट्स। पी का मतलब हो गया यहाँ ppm, पी का मतलब हो गया पार्टिकुलेट्स पर मिलियन, पार्टिकुलेट पर मिलियन, और यहाँ पे स्वच्छ वायु की मात्रा होती है ओजोन परत पे वो 0.001 पार्टिकुलेट्स पर मिलियन होती है। ओजोन ऑक्सीजन का ही अपरूप है। ओजोन की अधिकतम मात्रा समताप मंडल में है, यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि मम्पस है एक क्या है। ऑप्शन ए एक वायरस है, ऑप्शन बी एक कवक रोग है, ऑप्शन सी जीवाणुक रोग है, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ रोग है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि मम्प्स क्या है, वायरस है। बिल्कुल, मम्प्स एक हमारा क्या है, एक वायरस है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। यह मार्वेली वायरस के कारण होता है। कवक जनित रोग है, एथलीट फुट, खाज या दाद, ये सभी कैसे हैं, कवक जनित हैं। जबकि वायरस कैसा है हमारा, कवक रोग हमारा है। एथलीट फुट ये कवक की वजह से होते हैं हमारे एथलीट फुट, खाज हो गई, दाद हो गई दोस्तों। और यहाँ हमारा मार्वेसी की बात करते हैं, यानी कि मार्वेसी वायरस के कारण होता है। जीवाणुक रोग, प्रोटोजोआ रोग, वायरस से जितने भी रोग होते हैं वो हमारे पोलियो, रेबीज, चेचक, एड्स, ये सब वायरस से होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं दोस्तों 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कह रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है। ऑप्शन ए दिया है हमें 0.8 से 1, ऑप्शन बी दिया है हमें 1.8 से 2, ऑप्शन सी दिया है हमें 2.8 से 3, ऑप्शन डी दिया है हमें 3 से 4.8। इसका दोस्तों ऑप्शन हमारा सी होगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक वो होती है 2.8 से 3। मैक संख्या बहुत, मैक संख्या यानी वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात होती है। मैक संख्या क्या होती है दोस्तों, वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात हमारी मैक संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर और हमें दिया है क्रोनोमीटर।
इसका होगा हमारा टैकोमीटर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टैकोमीटर से, तो हम क्या करते हैं, हम सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करते हैं। लेकिन दोस्तों हम स्पीडोमीटर से क्या करते हैं, स्पीडोमीटर से हम लोग वाहन की चाल को मापते हैं। एनीमोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, वायु की गति को मापते हैं। क्रोनोमीटर से हम लोग करते हैं वाहन की गति को, यानी क्रोनोमीटर से वाहन की गति मापते हैं, एनीमोमीटर से हम लोग वायु की गति मापते हैं, और स्पीडोमीटर से हम वाहन की चाल को मापते हैं दोस्तों। और हमारा जो टैकोमीटर होता है, इससे हम सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों 7935 यानी कि 35 Br 79 और कह रहा है 49.7%, 81 35 Br यानी 50.3% के रूप में हो, तो ब्रोमीन परमाणुओं के औसत परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। ए 80.006 U, 82 ऑप्शन बी 006 U, 88.38 U और 80 डी दिया 82.368 U, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा, यानी ब्रोमियम की बात करते हैं Br का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा 80.00 U। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 का आंसर हमारा क्या होगा। 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भूटिया एक नस्ल है, नंबर 1 मुर्गी की, नंबर बी दिया हमें, ऑप्शन बी बकरी की, ऑप्शन सी भेड़ की, ऑप्शन डी घोड़े की। यानी भूटिया एक नस्ल है। ये भूटिया नस्ल किसकी है, भूटिया एक नस्ल है हमारी किसकी, घोड़े की। ठीक है, और घोड़े का वैज्ञानिकी नाम तुम्हारा एक्वस फेरस कैवेलस होता है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है हमारा फेरस कैवेलस, फेरस कैवेलस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फेरस कैवेलस ये होता है आपके घोड़े का वैज्ञानिकी नाम। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करते हैं। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या होती है, ऑप्शन ए दिया है हमें, ऑप्शन ए दिया है 55.4, ऑप्शन बी दिया है 3.45 × 10⁻25, ऑप्शन सी दिया है हमें 180, ऑप्शन डी दिया है 1800। इसका हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों। 1 लीटर में तुम्हारा 1000 ग्राम्स होता है, और 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या 3.45 × 10⁻25 होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 100,000/18 = 55.56 मोल्स होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक तुम्हारा n2 दिया गया है, जाता है। यदि आपतन कोण i तथा अपवर्तन कोण r हो, तो sin i/sin r बराबर क्या होगा दोस्तों, sin i/sin r बराबर क्या होगा, अपवर्तनांक हमें पूछा है कि sin i/sin r बराबर क्या होगा, तो sin i/sin r बराबर होगा हमारा n2/n1, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्योंकि अपवर्तनांक n = होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग,
यानी C/V। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। अब हमें इसमें से बताना है कि एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म कम से कम 5 फेसिस होते हैं एक प्रिज्म में। अगर प्रिज्म की बात की जाए उसमें कम से कम 5 फेसिस होती हैं। इसमें 9 किनारे होते हैं आपके, 6 कोने होते हैं और 5 सतह होते हैं। यह प्रकाश की किरणों का वर्ड विक्षेपण कहलाता है, यानी इस टाइप में होता है तुम्हारा प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग, और इसमें हमें सतहों की फेसिस ही पूछी गई हैं, तो इसमें फेसिस हमें आंसर देना है। तो फेसिस आपकी होती हैं कितनी? फेसिस या हम सतह कह सकते हैं, इसमें फेसिस होती हैं हमारी इसमें 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की बात करेंगे कि ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप या मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है। ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -300 डिग्री सेल्सियस, डी 1 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए -273 डिग्री 273 डिग्री। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। अब इस तापमान पर सभी गैसों का आयतन दोस्तों शून्य हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 19, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है हमें गतिशील वाष्पशील डिस्क, ऑप्शन हमें बी दिया है गतिशील आभासी डिस्क, ऑप्शन सी दिया है डिजिटल बहुमुखी डिस्क, ऑप्शन डी दिया है डिजिटल दृश्य डिस्क। इसका ऑप्शन हमारा सी आंसर होगा, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। डिजिटल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये हमारा हिंदी में हो गया है, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे क्या? डिजिटल, DISITIGITAL। ठीक है, डिजिटल, फिर हम कहेंगे VERSATITILE और यहाँ डिस्क DISC। और या हम इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे हम कह सकते हैं, या तो हम इसे कह सकते हैं दोस्तों डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क DISC, ये उसका दूसरा नाम होता है। उसे हिंदी में हम लोग कहते हैं डिजिटल बहुमुखी डिस्क। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन थोड़ा सी इसका आंसर होगा हमारा डिजिटल बहुमुखी डिस्क। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। आंकड़ा संचरण यानी डाटा कम्युनिकेशंस को सामान्यतः किस इकाई से मापा जाता है? ऑप्शन ए बिट्स प्रति सेकंड, ऑप्शन बी नैनो सेकंड, ऑप्शन सी संप्रीतक प्रति सेकंड, ऑप्शन डी मेगा हर्ट्ज। अब इसमें से हमें बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। 19 में से क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। 20 का आंसर होगा हमारा ए बिट्स प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, आमतौर पर वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है?
ऑप्शन ए एक आनुवांशिक प्रकृति, ऑप्शन बी एक गैर आनुवांशिक स्थिति, ऑप्शन सी जीवन शैलीगत बीमारी, ऑप्शन डी प्रकाश में अनावरण के कारण। 21 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होता है, आनुवांशिक प्रकृति की तौर पर जैसे ये वर्णांतता रोग हमारा होता है, यानी कह सकते हैं आमतौर पर वर्णांतता एक कलर ब्लाइंडनेस या आनुवांशिक बीमारी भी कहते हैं इसे, आनुवांशिक बीमारी भी नाम है इसका। इसमें क्या होता है, लाल हरे रंग की दृष्टि हमें प्रभावित करती है, हम पुष्टि नहीं कर पाते हैं लाल हरे रंग की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी 20 जेका जूल 40 जूल, ऑप्शन डी 10 जूल। इसका आंसर देना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जूल, क्योंकि विद्युत कार्य बराबर या ऊर्जा हम कह सकते हैं ऊर्जा बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। आवेश को हम कहते हैं क्यू से डिनोट करते हैं, आवेश इंटू विभवांतर, विभवांतर या इसे शॉर्ट में बीडी बोल देते हैं। ठीक है, ऊर्जा हम कह सकते हैं ऊर्जा बराबर हमारा ये होता है, यहाँ रखेंगे हम 10 × 2 10 2 या 20 यानी 20 जूल आ गया आपका आंसर। और इसमें SI मात्रक होता है जो इसका वो होता है कूलाम। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इसरो अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में आए क्रमशः ए 1963, 1964 व 1965 में, ऑप्शन बी 1969 और 1972 में। सी दे रहा है हमें 1963, 1965 व 1969 में, ऑप्शन डी दे रहा है 1969, 1972 व कह रहा है 1975 में। अब हमें इनमें से बताना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा कि इसरो है वो अंतरिक्ष आयोग में अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में कब आया था। तो हम लोग जानते हैं इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 1969 में और 1972 और 1972 में आया था। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा यानी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 24 की। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलिखित नहीं है। नंबर ए नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन बी PVC थर्मोसेटिंग, ऑप्शन सी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग, ऑप्शन डी पॉलीप्रोपेलिन थर्मोप्लास्टिक। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा PVC थर्मोसेटिंग्स। PVC थर्मोसेटिंग्स क्या होती हैं? ऐसी सेटिंग प्लास्टिक जिसे गर्म कर केवल एक बार डाला जा सकता है, पुनः नहीं, यानी कि जिन्हें गर्म करने के लिए केवल एक बार ही यूज में लिया जा सके, उसे ही हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, पुनः नहीं। जैसे बैकेलाइट्स, फॉर एग्जांपल बैकेलाइट्स, ग्लिप्टल। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? इसे गर्म कर बार बार मुलायम डाला जा सकता है, यानी पॉलीथीन या टेफ्लॉन, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन या टेफ्लॉन कहते हैं। यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों में अंतर है बच्चों। उसे एक ही बार डाला जा सकता है, इसे बार बार डाला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन विस्फोटक पदार्थ या हम कहते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल्स नहीं है। ऑप्शन ए डायनामाइट, ऑप्शन बी पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन सी साइक्लोनाइट, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। तो इसका आंसर होगा हमारा
हमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है, यानी कौन ऐसा है इसमें से जो विस्फोटक नहीं है। इसका हमारा होगा टेट्रासाइक्लिन, ये हमारा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। डायनामाइट, साइक्लोक्लोनाइट, पिक्रिक अम्ल एक प्रमुख विस्फोटक पदार्थ हैं ये तीनों, इसे छोड़ के। डायनामाइट का निर्माण तुम्हारा हुआ था, इसका डायनामाइट का वो 1867 में, आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबल द्वारा, जो अल्फ्रेड नोबल ने पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हीं के नाम से, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का बना होता है, ठीक है। डायनामाइट का वो आज का आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ भाइयों। अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।